हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं और मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि ओलिगोसेक्राइड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स इज मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी जो ये ओलिगोसेक्राइड्स है ये 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स के मिलकर बने होंगे। मोनोसेक्राइड्स जैसा मैंने बताया था कि मोनोसेक्राइड एक सिंगल यूनिट ऑफ सेक्राइड्स है, यानी दो मोनोसेक्राइड्स मिलकर ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे, 3 मोनोसेक्राइड्स मिलकर ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे। इसी तरीके से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के एक ओलिगोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स का जब हाइड्रोलिसिस होता है, अगर वो 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करता हो हाइड्रोलिसिस के बाद, यानी 2 मोनोसेक्राइड्स में डिवाइड होता हो, ब्रेकडाउन होता हो जिसका, उसको बोलते हैं डाइसेक्राइड्स, जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स का ब्रेकडाउन होता हो और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो ट्राइसेक्राइड्स होता है उसमें 3 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं। अगर जब इनका ब्रेकडाउन होगा, इनका जब हाइड्रोलिसिस होता है, ये तीनों में मोनोसेक्राइड्स सेपरेट हो जाते हैं। सेम टेट्रासेक्राइड्स के लिए 4 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं, और जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये चारों मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरीके से पेंटासेक्राइड्स 5 मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है तो ये 5 मोनोसेक्राइड्स सेपरेट हो जाते हैं। वन मोर थिंग, कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, चाहे वो डाइसेक्राइड्स हो, ट्राइसेक्राइड्स हो, पेंटासेक्राइड्स हो, टेट्रासेक्राइड्स हो, एट सो ऑन टिल 10 यूनिट्स ऑफ मोनोमर, इन सब में जो मोनोसेक्राइड्स यूज हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो मोनोसेक्राइड्स से मोनोसेक्राइड्स हो, वो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स भी हो सकते हैं। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मोनोसेक्राइड्स कैसे ओलिगोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ओलिगोसेक्राइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो कि 2 यूनिट ऑफ मोनोमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बने होते हैं, यानी 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक ओलिगोसेक्राइड्स है। इनका जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये हमें 2 सेपरेट मोनोसेक्राइड्स देंगे, 2 डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स देंगे, या हो सकता है ये सेम मोनोसेक्राइड्स भी हो। डाइसेक्राइड्स का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CN H2O N-1। डाइसेक्राइड्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रेड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रेड्यूसिंग शुगर। अब ये क्या है, आइए समझते हैं। रेड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं, ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो किसी दूसरे सॉल्वेंट के इन्फ्लुएंस में अपने आप को रिड्यूस कर देते हो। और नॉन रेड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर्स होते हैं, ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो दूसरे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अपने आप को रिड्यूस ना करते हो, एज इट इज बने हो। इसके एग्जांपल्स हैं, रेड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स हैं माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रेड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स हैं स्टार्च एंड ट्रिहालोज। आइए एक एक एग्जांपल को इनके स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं कि इनको रेड्यूसिंग शुगर और नॉन रेड्यूसिंग शुगर क्यों कहा जा रहा है।
सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेड्यूसिंग शुगर को। इसके एग्जांपल है माल्टोज एंड लैक्टोज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं माल्टोज। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि इसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जा रहा है। माल्टोज जो कि बना है 2 मोनोसैकेराइड से, यानी सेम मोनोसैकेराइड से, 2 सेम मोनोसैकेराइड से हमें क्या मिल रहा है? माल्टोज मिल रहा है, जो कि एक डाइसैकेराइड से। स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जा रहा है। कोई भी ऐसा मोनोसैकेराइड्स जिसका एक एनोमेरिक कार्बन फ्री हो किसी भी दूसरे सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाने में। यहां पे हम देखें तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज 1 का कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज 2 का कार्बन नंबर 4 आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। वहीं पे ग्लूकोज 2 का जो कार्बन नंबर 1 है, जो कि एक एनोमेरिक कार्बन है, वो फ्री है। इसी फ्री ग्रुप की वजह से ये एक रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है। ये जो फ्री ग्रुप ऑफ कार्बन है, ये किसी दूसरे सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इनफ है। अब इसी एग्जांपल को हम लैक्टोज के साथ समझते हैं कि लैक्टोज को क्यों डाइसैकेराइड्स के रिड्यूसिंग शुगर कैटेगरी में रखा गया है। लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ग्लूकोज इनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक फॉर्मेशन कर रहा है। बीटा 1,4। यहां पे भी देखें तो ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, वो फ्री है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विद अदर सॉल्वेंट, जिसकी वजह से इसको रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखा गया है।
रेड्यूसिंग शुगर का एक और प्रॉपर्टी है कि कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक बॉडीज उस मोनोसेक्राइड्स में प्रेजेंट हो, और जितने भी मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट हैं वो सब के सब रेड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सब के सब रेड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। आइए समझते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल है सुक्रोज, सुक्रोज दो मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, डिफरेंट मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है बेसिकली, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ये ग्लूकोज है जो कि अल्फा डी ग्लूकोज, एंड ये फ्रक्टोज है जो कि बीटा डी फ्रक्टोज है। इनका जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कुछ इस प्रकार होता है। और यहां पे देख लें तो ये जो कार्बन है वो कार्बन फ्री नहीं है किसी भी दूसरे सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाने में। यहां पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जो कि किसी दूसरे सॉल्वेंट के फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में रखा गया है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, इसको हम हाउस होल्ड शुगर भी बोलते हैं। और सुक्रोज को इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं। इसलिए क्योंकि जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो इक्वल अमाउंट में ग्लूकोज और इक्वल अमाउंट में फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करता है। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स के जो दो डिफरेंट टाइप्स हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स और होमोपॉलीसैकेराइड्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।